अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दरवाज़ा खुला तो चार पुलिस वाले, एक थानेदार और उनके साथ सीक्रेट सर्विस का आदमी शांति कुमार एकदम अंदर आ गया। उसने आते ही प्रणाम किया और किसी कदर घबराई हुई आवाज़ में कहा, सर, हमें किसी ने फ़ोन पर इतला दी है कि इस इलाके में किसी तकरीबकार ने कोई इंतहाई ख़तरनाक बम प्लांट किया हुआ है। आप प्लीज़ बाहर आ जाएं, हम कोठी की तलाशी लेंगे। हमारे पास तलाशी का इजाज़तनामा भी है। वैसे भी सर, ये इलाके का मामला है। एक सिपाही के पास बम डिटेक्टर भी था। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहता, वो ड्राइंग रूम में घुस आया। एक आदमी डिटेक्टर लेकर मेरे बेडरूम में चला गया। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। बाथरूम में माइक्रोफिल्म की एल्युमिनियम की डबिया टैंकी के नीचे वैसी ही पड़ी थी। इलाके में किसी ने खतरनाक बम प्लान नहीं किया था और न किसी ने पुलिस को फ़ोन पर बम की इतला दी थी। यह सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा था और इसका मकसद महज मेरे बंगले की तलाशी लेना था। यही वजह थी कि थानेदार और शांति कुमार ने मुझे समझने का भी मौका नहीं दिया था और इलाके की सेफ्टी की बात करके घर की तलाशी का काम शुरू कर दिया था। तलाशी लेने से शायद उन्हें मेरे यहाँ कुछ न मिलता, लेकिन डिटेक्टर बाथरूम में छुपाई गई एल्युमिनियम की डबिया को 1 सेकंड में पकड़ सकता था और उस डबिया में चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म थी, जिसके पकड़े जाने का मतलब मेरी मौत और मेरे मिशन की तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। एक पल के साथ मेरी समझ में कुछ न आया कि मैं माइक्रोफिल्म को कैसे बचाऊं। फिर फौरन ही मैं बेडरूम की तरफ दौड़ा। यह देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई कि एक आदमी डिटेक्टर लिए बाथरूम में घुसा उसकी दीवारों को चेक कर रहा था। मैं लपक कर यह कहता हुआ बाथरूम में आ गया कि अगर किसी ने बम रखा भी होगा तो वो मेरे बाथरूम में आकर दीवार के अंदर कैसे लगा सकता है। शांति कुमार भी बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था। कहने लगा, सर, आप इन तकरीबकारों के हथकंडों से शायद वाकिफ नहीं हैं। ये लोग ज़्यादातर खालिस्तान की तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने मुतालबे के हक़ में दिल्ली में तोड़ फोड़ करने वाले हैं। उनके आदमी खाकरोबों और घर के मुलाजमों की मदद से बम रखवा सकते हैं। हमें ऐसी इतलात मिली है सर। वो ये बातें कर रहा था और मैं कमोड की सीट के पास आ गया। पानी की टंकी के पीछे मुझे कागज़ में लिपटी माइक्रोफिल्म की छोटी गोल डबिया साफ नजर आ रही थी। अगर मैं उसे उठाकर जेब में रखता तो देखा जा सकता था। मुमकिन था कि चेकिंग के बहाने शांति कुमार मुझसे डबिया निकलवा लेता। इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र वो ऐसा कर सकता था। मेरे पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। दीवार और टैंकी के दरमियान थोड़ी सी जगह थी। माइक्रोफिल्म मैंने वहीं रखी हुई थी। उसके बिल्कुल नीचे प्लास्टिक की एक टोकरी पड़ी थी जिसमें टूथपेस्ट के खाली डब्बे, साबुन के कवर और दूसरे रद्दी कागज़ वगैरह डाले जाते थे। मुझे और तो कुछ न सूझा, बस गैर महसूस तरीके पर मेरी उंगली चली और माइक्रोफिल्म की कागज़ में लिपटी डबिया को प्लास्टिक की टोकरी में गिरा दिया। शांति कुमार और थानेदार को मैंने बातों में उलझा लिया था। मुझे ख्याल आ गया कि कल एक साधु मेरे बंगले में आकर बरामदे में धरना मार कर बैठ गया था कि मैं दक्षिणा लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने उसे बाहर लॉन में गुलाब की झाड़ियों पर झुके हुए भी देखा था। मेरा ख्याल है झाड़ियों को चेक करें। इससे मेरा मतलब इन लोगों को बेडरूम से बाहर निकालना था। मुझे ये खतरा भी था कि किचन के एक भी छोटे से बाग के दरख्त के चबूतरे के नीचे मेरा वायरलेस सेट और जहरीले शिकार भी छुपे हुए हैं। ये लोग अगर उस तरफ चले गए तो वायरलेस सेट डिटेक्ट हो सकता था, क्योंकि वो धात का बना हुआ था। लेकिन वो लोग तो ख़ास तौर पर मेरे बेडरूम की तलाशी लेने आए थे। वो मेरी सरकारी हैसियत से भी वाकिफ थे। चुनाचे मेरी साधु वाली बात पर वो बेडरूम से बाहर निकले। मेरी जान में जान आई। शांति कुमार और थानेदार लॉन में जाने की बजाय ड्राइंग रूम में ही बैठ गया और अपने आदमी को उन्होंने लॉन में गुलाब की झाड़ियाँ चेक करने के लिए भेज दिया। बहरहाल इतना ही बहुत था। कम अज़ कम वो बेडरूम से निकल आए थे और माइक्रोफिल्म बाथरूम की टोकरी में बिल्कुल महफूज पड़ी थी। अगरचे खतरात अभी तक मेरे सर पर मंडरा रहे थे, इस ख्याल से कि ये लोग फिर उठकर बाथरूम की तरफ न चले जाएं, मैंने कमला से कहा कि वो चाय ले आए और फिर शांति कुमार और इंस्पेक्टर से खालिस्तान की तहरीक और तकरीबकारों के बारे में बातें करने लगा। सिखों का अगर कोई सियासी मुतालबा है तो उन्हें इंदिरा जी से मुज़ाकरात करने चाहिए। बातचीत से सियासी हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। तकरीबकारी और हिंसा से सिवाय भारतवर्ष की तबाही के और कुछ हाथ नहीं आएगा। इंस्पेक्टर और शांति कुमार मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे। मैं देख रहा था कि उनकी मक्कार निगाहें ड्राइंग रूम का बराबर जायजा ले रही थीं। मेरी नौकरानी कमला की शुरू दिन से ये आदत थी
कि जब मैं दफ्तर से वापस आकर बाथरूम में मुंह हाथ धोने के बाद निकल कर ड्राइंग रूम में चाय पीने बैठता तो वो जाकर बाथरूम साफ करती है और कूड़े क्रिकेट वाली प्लास्टिक की टोकरी उठाकर बाहर ले जाती है। जहाँ गेट के पास ही मैंने प्लास्टिक का एक ड्रम रखवा छोड़ा था, वो टोकरी का कूड़ा करकट उस ड्रम में जाकर डाल देती है। ठीक 5 बजे कूड़ा करकट उठाने वाला दिल्ली कारपोरेशन का ट्रक आता था, जो ड्रम में से कूड़ा ट्रक में डालकर ले जाता था। चुनाचे कमला चाय हमारे सामने रखकर अपनी आदत के मुताबिक बेडरूम में दाखिल हो गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं जानता था कि वो किस लिए बेडरूम में गई है, और ऐसा ही हुआ। 10-15 सेकंड बाद कमला नौकरानी बाथरूम वाली प्लास्टिक की टोकरी उठाई, मेरे बेडरूम से निकली और ड्राइंग रूम से गुजरती गेट के ड्रम में कूड़ा डालने बाहर निकल गई। मैं उसे कूड़ा फेंकने से रोक भी नहीं सकता था। मेरे रोकने से कूड़े की टोकरी को चेक करने का भी इन लोगों को ख्याल आ सकता था कि मैं नौकरानी को कूड़ा बाहर ले जाने से क्यों रोक रहा हूँ। मैंने बातें करते और चाय पीते हुए कन आँखियों से खिड़की में से बाहर देखा। कम बखत कमला ने प्लास्टिक की टोकरी का कूड़ा क्रिकेट गेट के बाहर रखे हुए ड्रम में उलट दिया था। माइक्रोफिल्म कूड़े के ड्रम में जा चुकी थी। कमला ने टोकरी उल्टाकर कपड़े से पूंजी और मेरे सामने से गुजरते हुए बाथरूम में जाकर रख दिया। अब मुझे ये डर भी था कि कहीं ये लोग कूड़े की टोकरी की चेकिंग न शुरू कर दें। मैंने कार्नस पर रखे कलाक की तरफ देखा। कारपोरेशन का ट्रक आने में अभी 20-25 मिनट बाकी थे। इससे पहले कि ट्रक आकर ड्रम का कूड़ा डाल कर ले जाए, मुझे ड्रम में से माइक्रोफिल्म को निकालना था। लेकिन मैं इंस्पेक्टर पुलिस और शांति कुमार की मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि अब वो मेरे ड्राइंग रूम से उठकर चले जाएं, मगर वो तो जैसे जम कर बैठे थे। मैंने अपने हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपकी चेकिंग ख़त्म हो चुकी है। शांति कुमार इस दौरान मेरी बात चीज़ों को देखने के बहाने उठकर कार्नस पर रखे भगवान बुद्ध की मूर्तियों को उलट पुलट कर देख रहा था। मेरी तरफ पलट कर देखते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, आपको बड़ी तकलीफ दी। फिर उसने बाहर अपने आदमी को आवाज़ देकर पूछा कि पोजीशन क्या है। सिपाही डिटेक्टर लिए अंदर आ गया और बोला, सर वहाँ झाड़ियों को मैंने शुरू से आखिर तक देख लिया है, वहाँ कुछ भी नहीं। आखिर वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकले, मैं भी उनके साथ था। शांति कुमार ने मुझसे हाथ मिलाया और एक बार फिर कहा, सॉरी सर, आपको बड़ा कष्ट दिया, मगर इलाके के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए यह बहुत ज़रूरी था। नमस्कार। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार का जवाब दिया और खुदा खुदा करके ये बला टली। शांति कुमार और इंस्पेक्टर अपने आदमियों को लेकर अगली कोठी की तरफ चल दिए। मेरी आंखें उनका बराबर पीछा कर रही थीं। वो साथ वाली कोठी के गेट में दाखिल हो गए। सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि मैं फौरी तौर पर ड्रम से माइक्रोफिल्म नहीं निकाल सकता था। मुमकिन था कि दूसरी कोठी में से शांति कुमार मेरी हरकत की निगरानी कर रहा हो। मैं अखबार लेकर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा अखबार पर झुका हुआ था, मगर नज़रें कूड़े के ड्रम पर लगी थीं, जो मेरे लिए एक ऐसा टाइम बम बन चुका था जो किसी भी वक्त फटकर मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर सकता था। अचानक दूर से मुझे कारपोरेशन के ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। वो कोठियों की दरमियानी गली में दाखिल हो चुका था और कोठियों के आगे रुक रुक कर कूड़े के ड्रम उठाए जा रहे थे। मैं बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। अब सोचने का वक्त नहीं था। मुझे हर हालत में ड्रम में से माइक्रोफिल्म की डबिया को निकालना था। मैंने सिगार सुलगा रखा था। मैं अखबार को कुर्सी पर फेंक कर उठा और सिगार के कई कश लगाता बाजार जैसे फूल भरी झाड़ियों को देखता और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होता ड्रम के करीब आ गया। मैंने कारपोरेशन के ट्रक को देखा। वो मेरे साथ वाली पहली कोठी के बाहर आकर रुक गया था और उसके आदमी ड्रम उठाकर ट्रक में उल्टा रहे थे। मुझे और तो कुछ न सूझा, बस गेट के पास गया और यूं जाहिर किया जैसे मेरा पाँव किसी चीज़ से टकरा कर पड़ गया है और मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका। मैं एक तरफ को झुककर कचरे के ड्रम के साथ इस तरह टकराया कि मेरे साथ ही ड्रम भी नीचे गिर पड़ा। किचन की खिड़की में से कमला नौकरानी मुझे देख रही थी। वो वहीं से चिल्लाई, साहब जी क्या हो गया है, मैं आ रही हूँ। मैं गुस्से में आकर उठा और ड्रम को लात मार कर बोला, तुम्हें 1000 बार कहा है कि ड्रम को दीवार के साथ लगा कर रखा करो, मगर तुम्हारी बुद्धि में ये बात कभी नहीं आती। इस अरसे में मैंने माइक्रोफिल्म वाली डबिया उठा ली थी, जो ड्रम के गिरते ही लुढ़क कर रतनजो के पौधों के बीच में चली गई थी। इसके साथ ही शांति कुमार की आवाज़ आई, सारी चोट तो नहीं लगी। वो बदबख्त यकीनन साथ वाली कोठी की दीवार से लगा मेरी नकलो हरकत को देख रहा था।
अल्लाह ताला का शुक्र था कि ज़मीन से उड़ते हुए मैंने मैक्रो फिल्म अपनी पतलून की जेब में रख ली थी, लेकिन शांति कुमार मेरे सर पर खड़ा था। अगरचे उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि मेरी तलाशी लेता, इसके बावजूद मैं महफूज नहीं था। मैंने कपड़े झाड़ते हुए कहा, ये हमारी नौकरानी बड़ी अहमक है, हमेशा कचरे का ड्रम रास्ते में रख देती है। शांति कुमार ने शायद मुझे कूड़े करकट में से कोई चीज़ उठा कर रखते देख लिया था। कहने लगा, कोई बात नहीं सर, नौकरानी को क्षमा कर दें, आप अंदर चलकर कपड़े बदलें, आपकी पतलून पर मट्टी लग गई है। इस दौरान कारपोरेशन का ट्रक मेरे बंगले के बाहर आकर रुक गया था। दो आदमी लिए अंदर आकर ड्रम में कूड़ा डालने लगे। मैंने शांति कुमार का शुक्रिया अदा किया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वो मेरे पीछे आएगा, मगर जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो वो वहीं बाग में गेट के पास खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी शक्ल से ज़ाहिर हो रहा था कि वो इस तज़ब्ज़ो में है कि मेरी तलाशी लेने की जुर्रत करे या न करे। कमला किचन के दरवाजे से निकलकर कूड़े के ड्रम को दीवार के साथ लगा रही थी। मैं ड्राइंग रूम की खिड़की पर गिरे हुए पर्दे के पीछे से शांति को तक रहा था। उस वक्त अगर वो जुर्रत से काम लेकर इंस्पेक्टर के जरिए मेरी तलाशी ले लेता तो मैं रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था। माइक्रोफिल्म मेरी जेब से बरामद हो जाती और शांति कुमार को न सिर्फ इनाम मिलता, बल्कि एक पाकिस्तानी जासूस पकड़वाने और इंतहाई कीमती खुफिया दस्तावेज बरामद करवाने के सिले में उसकी तरक्की भी हो जाती है। मगर वो हिचकिचाता ही रह गया और ऐन वक्त पर जुर्रत से काम ना ले सका। मुझे इस अरसे में मौका मिल गया और मैंने मैक्रो फिल्म ड्राइंग रूम के कलीन का कोना एक तरफ से उठाकर उसके नीचे छुपा दिया। अब मैं सूरत हाल के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने तय कर लिया था कि अगर अब शांति कुमार तलाशी लेने के लिए मेरे कमरे में आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ख्वाहिश एक आदमी को हलाक करने के लिए मुझे इंस्पेक्टर, उसके सिपाहियों और अपनी नौकरानी को भी क्यों न मौत के घाट उतारना पड़े। लेकिन मैंने देखा कि शांति कुमार कोठी के छोटे से गेट में से बाहर निकल गया। ट्रक वहां से जा चुका था। माइक्रो फिल्म ड्राइंग रूम के कलीन के नीचे भी महफूज नहीं थी। दूसरी कोठी से शांति कुमार हेडक्वार्टर फ़ोन करके बता सकता था कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश है वो इस वक्त कैप्टन रामकिशन मेहता यानी मेरी कोठी में मौजूद है। कमला वापस किचन में जा चुकी थी। ड्राइंग रूम में सिवाय मेरे और कोई नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माइक्रो फिल्म कौन सी जगह छुपाऊं जहाँ से वो पुलिस की तलाशी के बावजूद भी बरामद न हो सके। इतना मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर एक बार मेरे बॉस को ये बता दिया गया कि मतलूबा शय मेरे बंगले में मौजूद है तो उसके एहलकार फारिश्ता को उखाड़ डालेंगे। मैं खाली और जहन सा होकर बेड पर बैठ गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। यक बार की मेरा दिल उछल सा गया। मैंने अपने सांस दुरुस्त किया, फ़ोन उठाकर आहिस्ता से हेलो किया। दूसरी तरफ से सजादा की आवाज़ आई, क्या बात है डार्लिंग, तुम्हारी आवाज़ बुझी बुझी सी क्यों है? तुमने आज दिन भर मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं बहुत उदास हूँ। बस से टैक्सी लेकर तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तुम तैयार रहना, ओके? इससे पहले कि मैं सजादा को कोई जवाब देता उसने फ़ोन बंद कर दिया। दिल ने कहा कि तुम बैकर फिल्म लेकर सजादा के साथ यहाँ से निकल सकते हो, फिर जो होगा देखा जाएगा। रिसीवर टेलीफोन पर रखकर मैं तेज़ी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया और सिगार सुलगाकर बेचैनी से टहलने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से देख लेता था कि कहीं इंटेलिजेंस वाले तो नहीं आ गया। कुछ ही देर बाद गली में टैक्सी के दाखिल होने की आवाज़ आई। मैंने कमला को आवाज़ देकर कहा कि मैं सजादा के साथ बाहर चाय पीने जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। और इसके साथ ही ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे और बाग के पहले से रास्ते से होता हुआ लकड़ी के छोटे गेट पर आ गया जो मेरी कमर तक आता था। टैक्सी गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पिछली सीट पर सजादा बैठी थी। मैं दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में घुस गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से 12 खंभे चलने को कहा और टैक्सी आगे बढ़ गया। मैं अगली कोठी में से शांति कुमार को इंस्पेक्टर और दूसरे सिपाहियों के साथ बाहर निकलते देख रहा था। शांति कुमार ने इंस्पेक्टर पुलिस से बातें करते हुए निगाहें उठाकर हमारी टैक्सी की तरफ देखा। टैक्सी ने जन किया और गली में से गुजरकर सड़क पर आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए सजादा से कहा, दफ्तर में इतना मसरूफ था कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। वैसे तुम कई बार याद है, कोली सड़क पर आने के बाद टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई, मगर मैं अभी तक खतरे से बाहर नहीं था, इसलिए कि मैक्रो फिल्म मेरी जेब में थी और शांति कुमार ने मुझे सजादा के साथ टैक्सी में जाते देख लिया था। वो रास्ते में किसी भी जगह छापा डलवा कर मुझे पकड़ सकता था।
ये सब खदशात मेरे पेश नज़र थे। हो सकता था कि शांति कुमार ऐसा न करता, लेकिन मैं खदशात को रद्द नहीं कर सकता था। टैक्सी जब उस चौक में से गुजरी जहाँ से एक सड़क से ज़्यादा की कोठी की तरफ जाती थी, तो अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कूद गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से दाएं जाने मुड़ने को कहा। सजाता ने मेरी तरफ ताज्जुब से देखा। मैंने उसके कान में कहा, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। वो परेशान सी हो गई। तुमने क्या खाया था दोपहर को? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रा सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। टैक्सी मैंने सजाता की कोठी के सामने रुकवाई और उसे साथ लिए उतर पड़ा। बरामदे में माता जी मिल गई। मैंने उन्हें प्रणाम किया और राहदारी से होता हुआ सजाता के बेडरूम में आ गया। मुझे इस कोठी में कोई रोक टोक नहीं थी। मैं सजाता के कमरे में घंटों उसके बिस्तर पर लेटा रहता था। सजाता ने कहा, मैं ड्राइंग रूम में हूँ, तुम्हारे लिए नौकर भेजकर गोलियां मंगवाती हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया और सजाता के बेडरूम में आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके कमरे का जायजा लिया। पलंग पर गर्म कंबल और लिहाफ एक तरफ पड़ा था। श्रृंगार मेज कॉस्मेटिक के सामान की भरमार थी। मैंने उसके कपड़ों की अलमारी खोली। लंबे हैंगर के साथ शहजादा की साड़ियाँ, कोट, जर्सियाँ लटकी हुई थीं। नीचे कोने में उसकी रंग बिरंगी सैंडलें पड़ी थीं। यह जगह बिल्कुल महफूज थी। मैं यहाँ किसी भी जगह माइक्रो फिल्म छुपा कर रख सकता था। थोड़ी देर की बात थी, वापस आकर निकाल सकता था, या फिर दूसरे रोज़ सजादा से मिलने आऊँगा तो फिल्म निकाल कर ले जाऊँगा। मैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौजूद जगह तलाश कर चुका हूँगा। सजाता का एक भूरे रंग का लंबा रेन कोट लटका हुआ मुझे नजर आया। उसके साथ ही सजाता का ट्वीड का एक लेडी हाफ कोट लटक रहा था। सजाता ये कोट सर्दियों में साड़ी के ऊपर पहना करती थी। मैंने जेब से मैक्रो फिल्म निकाली और लेडीज कोट की अंदरूनी जेब में छुपा कर रख दिया। एक बोझ मेरे सीने से उतर गया था। फिर मैंने बाथरूम में जाकर कंघी से बाल संवारे, रुमाल निकाल मुंह साफ किया और यूं ही फ्लश चला दिया ताकि पानी गिरने की आवाज़ चली जाए। मैं रुमाल जेब में रखकर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। तब तक सजाता ड्राइंग रूम में से उठकर मेरी तरफ बढ़ी। क्या हाल है डार्लिंग? अब तो दर्द नहीं हो रहा। मैंने दवाई के लिए नंदू को भेजा है, बस एक टेबलेट खा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। चिंता क्यों करती हो सजाता? बस मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो चलकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। सजाता खुश हो गई। उसकी माता जी ने कहा कि मैं चूरन ला कर देती हूँ। मैं सजाता का बाजू थाम कर ये कहता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। माता जी ये यूं ही परेशान हो जाती है। मैं ठीक हूँ। मैं वाकई पहले से 100% ठीक और मुतमईन हो गया था। मैक्रो फिल्म को मैंने महफूज जगह पर छुपा दिया था। मैं सजाता के साथ टैक्सी में खुलकर बैठ गया और हंस हंस कर उससे बातें करने लगा। टैक्सी एक बार फिर 12 खंबे की तरफ रवाना हो गई थी। रेस्तोरां का माहौल इतना रोमान परवर था कि सजाता को सिवाय रोमान के कुछ सोच ही नहीं रहा था। वो प्यार मोहब्बत की बातों में मसरूफ़ थी और मैं अपनी आइंदा हिकमत अमली तरतीब दे रहा था। चुनाचे मैंने बातों बातों में उसे बताया कि मैं आज रात खिचड़ी खाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पेट पूरी तरह से ठीक नहीं है। अंधे को क्या चाहिए था? सजाता ने फौरन कहा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से खिचड़ी बना कर दूंगी। कुछ ही देर बाद वहाँ मैं पोशाली की रिहाइशगाह की तरफ रवाना हुआ। पोशाली ने मेरी दस्तक पहचानते ही दरवाज़ा खोल दिया। हम ज़रा देर तो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने उसे आज दिन भर में होने वाले वाक़यात की रुदाद के सुनाई। मेरी कहानी सुनकर उसकी आंखों में तशवीश के साए लहरा गया। मैं नहीं समझती कि अब तुम ज़्यादा देर तक अपने ऑफिस और ओहदे पर महफूज रह सकोगे। बेहतर यही है कि पकड़े जाने से पहले ही मेरे साथ कहीं निकल चलो। मैंने फौरी तौर पर उसे इतफाक़ नहीं किया। मैं इस ओहदे पर रहकर अपने मजहब और मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करना चाहता हूँ और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि अब मेरा वहाँ रहना मेरी मौत के मुतरादिफ हो गया, तब तक मैं उस दफ्तर से राह फरार इख्तियार नहीं करूँगा। ये तो ठीक है, लेकिन मैक्रो फिल्म सजाता के कोड में रखने की बजाय यहाँ ले आते। मैंने तो ये फिल्म तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम उसे अपने आदमी के हवाले कर दोगे ताकि वो जल्दी से जल्दी वतन भेज दे और उसकी रोशनी में दुश्मन के नापाक अज़म को नाकाम बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। अगर तुम्हें आज बास को वायरलेस पर कोई पैगाम नहीं देना था तो फिल्म अपने साथ ही ले आते। ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं। सजाता के कितना ही कोट हैं और वो ख़ास लेडीज़ कोट सिर्फ बारिश के दिनों में ही पहना करती है। वैसे मैं कल उसके घर जाकर मैक्रो फिल्म अपने कब्जे में कर लूँगा। वैशाली ने मुझे बताया, मिलिट्री अस्पताल से चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म गायब हो जाने के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है
और शाह जी के नज़दीक अब मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। शाह जी ने तुम्हारे रहने का कौन सा मुतबादल इंतज़ाम किया है? अभी इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो आ रहे होंगे, शायद तुम्हारे सामने ही बताएंगे। हम सरगोशियों में बातें कर रहे थे कि हमें बाहर खामोशी में किसी के कदमों की आहट सुनाई दिया। यह शाह जी ही थे, यानी भारतीय कैप्टन जिसका मैं नाम यहाँ नहीं लिख सकता। उसने आते ही मुझसे मैक्रो फिल्म के बारे में सवाल किया, तो मैंने उसे भी सारा किस्सा सुना दिया। वो सोच में पड़ गया। ईंट पर जलती छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा फिक्रमंद हो गया था। ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए उसने चेहरा ऊपर उठाया और बोला, तुम्हें ये अमानत जितनी जल्दी हो सके वतन पाक पहुंचा देनी चाहिए थी। उस फिल्म का भारत में रखा जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मैंने कहा, मैं 2-1 दिनों में उसे पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। उस रात अगर खलील अक्लमंदी से काम लेकर मिलिट्री अस्पताल के बाहर से वेगन लेकर ना भाग जाता तो हम सब बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। दरअसल खलील के दीनी जज्बे और इस्लाम से जो उसको मोहब्बत है उस पर किसी को शक नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो पकड़ा जाता तो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के तशद्दुद की पहली लहर के सामने शायद हथियार डाल देता। मैंने पूछा, पोशाली के बारे में आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? हालात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। कैप्टन ने जवाब दिया, यह जगह भी अब पोशाली बहन के लिए महफूज नहीं रही। मैंने एक दूसरी जगह का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन मैं सबसे पहले ये मालूम करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों का अगला प्रोग्राम क्या है। मैंने जवाब दिया, हमने एक मिशन मुकम्मल किया है, दूसरे मिशन के बारे में हमें खुद मालूम नहीं है। वैसे मेरा मिशन इस दुश्मन मुल्क में रहकर अपने वतन पाक के मफादात की हिफाजत करना और दुश्मन के पाकिस्तान दुश्मन जरहन आज़म से न सिर्फ बाखबर रहना बल्कि उन्हें नाकाम बनाने की कोशिश करना है। और मैं समझता हूँ कि पोशाली का मेरे करीब रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी नए मिशन के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पोशाली ने भी मेरे ख्याल की तईद किया। आपने खुफिया रिहाइश का कहाँ इंतज़ाम किया है? कैप्टन ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे और गोया हुआ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज़राए से यह खबर मिली है कि भारत मशरक़ी पाकिस्तान में तकरीब कार हिंदू बगालियों को भेजकर वहाँ अफरा तफरी और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने का मनसूबा तैयार कर चुका है। मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमान बंगाली अपने दीन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहरीले प्रोपेगंडे का असर उन पर भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग मशरक़ी पाकिस्तान जाकर वहाँ के मुहब्बे वतन और बच्चे मुसलमान बंगालियों को भारत के जहरीले प्रोपेगंडे से महफूज रखने की कोशिश करें, उनके सामने भारत के जरहाना अमन दुश्मनी अज़ाइम को बेनकाब करें? पोशाली कहने लगी, भैया पाकिस्तान इस्लाम और अपने मुसलमान भाइयों की भलाई के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकती हूँ, लेकिन यह काम मैं अकेली नहीं कर सकती। इसके लिए एक मंसूबे पर बाकायदगी से अमल करने की ज़रूरत है, और मैं पोशाली के साथ मशरक़ी पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ मेरा मिशन बड़ा अहम है। मैंने जवाब दिया, मैं अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकता, मगर मेरा ख्याल है कि हमारे मुहब्बे वतन आदमी वहाँ ज़रूर तामीरी काम में मसरूफ़ होंगे। कैप्टन जैसे गहरी सोच में गुम हो गया, फिर चेहरा ऊपर उठाकर बोला, पोशाली बहन, अगर तुम्हारा दिल्ली में रहना ही ज़रूरी है तो फिर तुम्हें मेरे साथ उस जगह चलना होगा जहाँ मैंने तुम्हारी रहाइश का इंतज़ाम किया है। वहाँ तुम महफूज होगी।